हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट, जो दूसरा फुल लेंथ टेस्ट है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। इसमें जो हमारे सामने पहला प्रश्न है वह किस कंपनी ने निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भारत ने 2024 में किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता लागू किया है। तो वो किसके साथ किया है? ताइवान के साथ। इट मींस भारत और ताइवान एक दूसरे के जैविक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। कौन सा संगठन 870 मील की कक्षीय ऊंचाई के लक्ष्य के साथ पोलारिस डॉन मिशन का संचालन कर रहा है? तो ये हो जाएगा SpaceX। बेसिकली क्या है, इसमें 4 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और एक तरह से अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके थ्रू। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग सुविधा लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना से पता चला है कि किस भारतीय राज्य में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है? तो वो नागालैंड को मिला है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इसका इंग्लिश आप पढ़िए। विच स्पोर्ट्स ब्रांड हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो ये हो जाएगा आपको प्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान किया गया है? तो ये हो जाएगा 7%। शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की योजना है? तो ये रांची में खोलने की योजना की जा रही है। इसमें हम देखेंगे कि जो पहला कब खोला गया और कहाँ खोला गया है। तो पहला खोला गया था जो कि उत्तर प्रदेश में है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के नाम से। ये तो सेकेंड हो गया। फर्स्ट जो खोला गया था वो यूपी में जगत गुरु राम भद्राचार्य यूनिवर्सिटी। भद्राचार्य यूनिवर्सिटी 2002 में। नेक्स्ट हमारा एसडीजी भारत सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो ये हो जाएगा 71। हाल ही में किस देश ने रूस से आने वाले शरण चाहने वालों को रोकने के लिए सीमा रक्षकों को सशक्त बनाने वाला कानून पारित किया है? तो ये हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है एआई बेस्ड स्वास्थ्य बीमा योजना? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलिवेट। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके थ्रू क्या होता है कि यदि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसे इसकी जरूरत पड़ती है तो वो हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में इसके लिए अप्लाई करता है। तो प्रोसेसिंग में हो सकता है 2 से 3 दिन निकल जाए। कई बार कंपनियां कहती है कि आप अपने पैसे से इलाज करा लीजिए, बाद में मैं पैसा दे दूंगा। तो इसके पीछे वजह ये नहीं होता है कि कंपनी पैसा नहीं देना चाहती है, वजह ये होता है कि कंपनी को प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है। इसीलिए एआई बेस्ड लॉन्च किया गया है कि कुछ ही मिनट में जो है इसको इसका जांच करके अलॉट किया जा सके पैसा। जैसे हाल ही में विशाखापट्टनम में मात्र 1 मिनट में इसको अलॉट किया गया था पैसा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने उच्च समुद्र जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा इंडिया। जो कैबिनेट समिति है भारत सरकार की, उन्होंने इस समझौता पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस देश को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया गया है? ये हर बार विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, एक लिस्ट बनाया जाता है रैंकिंग, उसमें जिसका स्कोर जितना आता है उस अनुसार उसको कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह का जो फेरबदल किया गया है वो रशिया के साथ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे किस देश ने सफल उद्योग बैठक सिंचन 2024 का मेजबानी किया है? तो वो हो जाएगा भारत। इसके तहत क्या है कि उद्योग और
एकेडमिक और इंडस्ट्री दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया जा रहा है। उद्योग प्लस अकादमी। कई बार जो है हमारे रिसर्च सेंटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे स्तर के जो है रिसर्च किए हुए रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को उससे फायदा नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है कि इस प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। किस देश ने इंग्लैंड पर जीत के साथ यूरो 2024 चैंपियनशिप जीता है? तो ये हो जाएगा स्पेन। 2-1 के मुकाबला से स्पेन जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था 14 जून से 14 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। नेक्स्ट है लॉस एंड डैमेज, जो हमारा नया एक कॉन्सेप्ट आया है, वो उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो उसका मेजबानी किया जा रहा है फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से यदि समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो इससे फिलीपींस के बहुत सारे द्वीप जो है वो डूब जाएंगे। कौन सा संस्थान डीडी रोबोकॉन इंडिया 2021 प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो वो करने जा रहा है IIT दिल्ली। और इसके तहत क्या है, एक तरह से ये प्रतियोगिता है डीडी रोबोकॉन रोबोकॉन इंडिया 2024। नेक्स्ट है हमारा भारत को अपने निम्न कार्बन ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने में मदद के लिए $1.5 बिलियन की ऋण को मंजूरी किसने दी है? तो विश्व बैंक के सहयोग से हुआ है। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये इसका क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है प्रयागराज में आयोजित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है 75वां गणतंत्र दिवस 2025 में सेलिब्रेट होगा, तो उसके लिए 1 साल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत जो है इसका दूसरा कार्यक्रम जो है हमारा प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। एक तरह से सीरीज है जो 1 साल तक ये चलेगा। नेक्स्ट है बजट से रिलेटेड प्रश्न है, और इसमें देखिए कि कृषि क्षेत्र में कम पैदावार का प्रमुख कारण जो है क्या बताया गया है? तो इसमें से सभी के सभी कारण बताए गए हैं। नेक्स्ट है 22 देखिए, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और गलत चयन करना है। लेकिन आप देखिए दोनों स्टेटमेंट जैसे बोला गया है सेवा क्षेत्र का हिस्सा 55% है, ये राइट है। और 3 गुना वृद्धि देखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च जो है पूंजीगत व्यय में 3 गुना बढ़ोतरी हुई, तो दोनों फैक्ट सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी जो है वो गलत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 23, और इसमें बताया गया है, इसमें भी देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें सही कथन बताना है, और सभी का सभी कथन जो है यहाँ पर सही है। जैसे गवर्नमेंट ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए 36,000 करोड़ जुटाया है, 45% जो है हमारा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से बिजली निर्माण हो रहा है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अप्रैल 2024 के अंत में संचयी जो है हमारा सौर ऊर्जा स्थापना वो 82,000 मेगावाट हो चुका है, 82,600 मेगावाट। तो इसमें से सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय श्रम बाजार से रिलेटेड 2 फैक्ट दिए गए हैं, लेबर मार्केट से रिलेटेड। इसमें बताया गया है कि बेरोजगारी घटकर 3.2% हो गई है। बढ़ते कार्यबल को पूरा करने के लिए भारत को गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। तो यहां भी देखिए दोनों बातें इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसमें कही गई है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। इसमें भी देखिए 3 कथन दिए गए हैं और बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में जैसे 9.5% की वृद्धि हुई और 25% ज्यादा है इस बार का जीबीए 2019-20 की तुलना यदि हम करें तो 2016-17 और 2021-22 के बीच मोबाइल फोन के उत्पादन में प्रत्यक्ष कार्यबल 3 गुना से अधिक हो गया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारा गलत कथन का इसमें चयन करना है।
और इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से तीसरा जो है हमारा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6.5% नहीं 4.5% होगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 3 बातें कही गई है और इसमें भी जो तीनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, नॉमिनल जीडीपी, राजस्व घाटा से रिलेटेड और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का लक्ष्य, तीसरा में यही कहा गया है। तो इसमें भी देखिए कि जो तीनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट है बजट प्रावधान के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें देखिए गलत कथन क्या है, तो इसमें 4 बातें कही गई है। पेंशन योगदान पर वेतन के 14% तक कर कटौती होगी, सही है ये। टीडीएस 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा किसी ई कॉमर्स प्रतिभागी को बिक्री से प्राप्त आय के भुगतान पर यह किया गया है। किसी अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त आय के 2% की समान लेवी 1 अगस्त 2024 से लागू नहीं होगी, बिल्कुल। इस वर्ष आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए 20,000 करोड़, ये 20,000 करोड़ नहीं होकर के ये होगा 15,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो इसमें गलत कथन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें भी देखिए गलत कथन का चयन कर। जिन उद्यमों ने पहले ऋण लिया है और भुगतान किया है उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी, बिल्कुल सही है। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजना बनाई जाएगी। तो दोनों जो स्टेटमेंट है यहाँ वो गलत है, मतलब गलत इसमें चयन करना है, लेकिन कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट है विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत का क्या स्थान है? ये 22वां स्थान है। भारत का मार्च 2024 तक जो टेली घनत्व है वह कितना है? तो 85.7%। नेक्स्ट है पर्यटन उद्योग, डिजिटल, फिर सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इससे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फार्मास्यूटिकल बाजार जो है 50 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, बिल्कुल सही है ये। सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता, दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। तो इसमें से सही दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कृषि और संबद्ध क्षेत्र के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें भी देखिए कि जो तीनों स्टेटमेंट है हमारा सही है। नेक्स्ट है हिमालय श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहां आप देखिए कि यहां जो पहला स्टेटमेंट बोला गया है तलछटी चट्टाने जीवाश्म रहित है वृहत हिमालय का, जबकि हम जानते हैं कि वृहत हिमालय का निर्माण जो है वो टेथिस सागर, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है और वहां का जो चट्टाने हैं वहां जो भी चीज अवसाद जमा था उसी से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 और यहाँ भी देखिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। नेक्स्ट है हमारा तीस्ता नदी के संदर्भ में पूछा गया है और यहाँ भी आप देखिए कि तीस्ता नदी का स्रोत जो है ब्रह्मपुत्र के समान है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है हमारा तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीस्ता नदी जबकि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेंगी, एक सहायक नदी है। तो इस तरह से हम देखते हैं केवल 2 ये सही हो जाएगा। भारत में एक विशेष राज्य की विशेषता इसमें बताया गया है, तो इसमें 3 विशेषता बताया गया है, उस राज्य का पहचान करना है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यदि हिमालय पर्वत न होती तो भारत पर सबसे अधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो इसमें आप देखिए तीनों जो है प्रभाव यहाँ देखने को मिलता। फिर है ऊसर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ आप देखिए ऊसर मिट्टी जिसको क्षारीय मृदा भी कहा जाता है,
क्षारीय मृदा। तो यहां आप देखिए केवल दूसरा और तीसरा यहां सही है। फिर है एकांकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर स्थित है, तो ये हो जाएगा एंडीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। तो इसमें आप देखिए, उत्तर पूर्व भारत में देश की जनजातीय आबादी का आधे से कुछ अधिक हिस्सा रहता है, तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नल्ला मलाई रेंज में है, जबकि नल्ला मलाई जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, जो इसका दोनों स्टेटमेंट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट वो सही है। ये किसका है? पूर्वी घाट का ये हिस्सा है, और पूर्वी घाट में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय मानसून की भविष्यवाणी से रिलेटेड है, आईओडी से रिलेटेड है। तो इसमें आप देखिए कि जो दूसरा है वो सही है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों का सही क्रम बताइए। तो इसमें पहला जो है हमारा सही है, स्वर्ण रेखा सबसे ऊपर है, उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। देखिए इनका बंगाल की खाड़ी में मिलने वाला जो जगह है, जहां पर ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उस जगह को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे स्वर्ण रेखा है तो ये बालासोर में जाकर के मिलती है, उसी तरह महानदी जो है वो कटक के पास, गोदावरी आंध्र प्रदेश में, फिर ये जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में जाकर के मिलती है ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रथाओं पर विचार कर कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाएगी। तो यहां देखिए कि पहला, तीसरा और चौथा उपयुक्त मानी जाएगी। भारतीय मृदा संरक्षण के लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, और इसमें भी देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 49, और इसमें भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल संभर विकास की पहचान है, तो मौसमी नदियों के पानी पर तटबंध बनाकर टैंकों की एक प्रणाली स्थापित करना। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी हरित क्रांति के बारे में क्या सत्य है। तो ये इसका आप देख लीजिए, उन क्षेत्रों में इसको पहुंचाना है, बीज, पानी, उर्वरक, प्रौद्योगिकी का विस्तार करना है जो अब तक हरित क्रांति से लाभान्वित नहीं हो पाया है। और चौथा देखिए, इसका उद्देश्य फसल को पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मछली पकड़ने के लिए एकीकृत करना है। और जो फसल उस समय इसका लाभ नहीं हुआ था उसको भी इसका लाभ दिलवाना है। इस तरह से समावेशी कृषि का विकास होना है। इसमें भारत का लेटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे देखिए इसका रंग जो है सामान्यतः लाल होता है बिल्कुल, और इसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा नहीं, जबकि लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होता है, लोहा एंड एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से विकसित है, जबकि ये मुख्य रूप से आप देखें तो किधर है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, इन राज्यों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा यहां सही हो जाएगा। एकमात्र साधन नहीं है ये, शुष्क क्षेत्र में खेती का एकमात्र साधन नहीं है। और भारत में जो माइक्रो इरिगेशन है इसकी जनक किसको कहा जाता है, तो एच.बी. जैन, एच.बी. जैन को बोला जाता है। और भारत में एट प्रेजेंट में 8% क्षेत्र में ही माइक्रो इरिगेशन होता है, और सबसे ज्यादा यदि प्रतिशत की हम बात करें तो वो होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी।
नेक्स्ट है जीरो टिलेज जो खेती है उसके बारे में प्रश्न है। तो इसमें भी देखिए तीनों इसके फायदे हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो ये हो जाएगा मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। नेक्स्ट है सही कथन का चयन करना है। तो लौह अयस्क का सबसे समृद्ध भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें आप देखिए कि सही उत्तर का चयन करना है तो पहला और तीसरा यहां सही हो जाएगा। भारतीय कोयले की क्या विशेषता है? तो भारतीय कोयले की जो विशेषता है वो पहला और दूसरा हो जाएगा। इसीलिए कोयला को हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आयात करना पड़ता है। जैसे कोकिंग कोयल जो होता है उसका हम लोग आयात करते हैं इसीलिए क्योंकि वो कम मात्रा में राख उत्पन्न करता है और ज्यादा उष्मा उत्पन्न करती है। पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आप देखिए दोनों जो कथन है वो गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन है। तो इसके कारण मौसमी परिवर्तन नहीं होगा, इसके कारण दिवस परिवर्तन होगा। रात और दिन जो हमारा चेंजिंग हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। पृथ्वी दिन और रात के मतलब इसमें अपोजिट बताया गया है, मौसमी परिवर्तन। किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो फिनलैंड हो जाएगा। भारत के पास थोरियम का कोई भंडार नहीं है। केरल की मोनाजाइट रेत में यूरेनियम होता है। तो देखिए थोरियम का भंडार है तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा लेकिन दूसरा सही हो जाएगा। ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्रह अदीप्त पिंड है और चमकते नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ग्रह चमकते हालांकि वे गैर चमकदार पिंड है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। मतलब ग्रह चमकते हैं लेकिन अपना प्रकाश नहीं होता है, वो स्टार्स का जो है वो लाइट से चमकते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के बीच क्या अंतर है? तो इसमें आप देखिए इसमें जो क्षुद्र ग्रह है वो अधिकतर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु ये क्या है, कैसलर बेल्ट जो है उसमें ये रोटेट करते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा। धूमकेतु एक स्पष्ट चमकती पूंछ दिखाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दिखाते हैं। इसमें जैसे जैसे सूर्य के पास जाते हैं इनका पूंछ बढ़ता चला जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दबाव विकसित होता है। नेक्स्ट है 64 और इसमें देखिए गतिशील परिवर्तन लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो सभी के सभी जिम्मेवार हो जाएंगे, सभी। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें पहला जो है वो सही है और इसमें 100 गुना नहीं होकर के वो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें सही कथन कौन है? तो केवल पहला इसमें सही है। नेक्स्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है और इसमें बोला गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की निंदा की गई थी कांग्रेस नेताओं के द्वारा, तो उदारवादी छोड़ के चले गए थे और एक पार्टी स्थापित किए थे जिसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसमें मुख्य रूप से भूमिका किसका था? तेज बहादुर सप्रू और जयकर का, MS जयकर। तेज बहादुर सप्रू और MS जयकर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी महात्मा गांधी के दांडी मार्च में उनके साथ था? तो वेब मिलर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाएं पढ़े। तो जैसे कराची अधिवेशन है, तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 से 31 मार्च के बीच हुआ था। 26 से 31 मार्च। नेक्स्ट है हमारा राजगुरु को फांसी 23 मार्च। और गांधी रिबन समझौता, तो गांधी रिबन समझौता हुआ है आपको 5 मार्च को। तो इसका सही कालक्रम आप देखें तो कौन हो जाएगा?
3-2-1 पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा। नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। किसके द्वारा टिप्पणी किया गया? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आईएनएस किसके दिमाग की उपज थी? तो ये हो जाएगा ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह और मेजर इवाइची फुजीवारा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, चौथा। निम्नलिखित में से किसने 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा बेंथिक लॉरेंस। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग थे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन, ये किसके द्वारा गाया गया था? तो ये गाया गया था एमएस सुब्बालक्ष्मी के द्वारा 14-15 अगस्त की आधी रात को, जब देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट है 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आप देखिए कि पहला और दूसरा यहां राइट हो जाएगा, और ब्रिटिश संसद का भारतीय राजस्व पर नियंत्रण उससे पहले ही हो गया हुआ था। पहला और दूसरा यहां राइट हो जाएगा। किस अधिवेशन में गांधी जी कहे थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो ये हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इनकी अध्यक्षता किए थे हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे। बताइए, कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77, बारदोली। बारदोली कहां पड़ेगा? तो ये गुजरात में, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में, यरवदा जेल महाराष्ट्र में, और नोआखली एक्ट प्रेजेंट में ये बांग्लादेश में पड़ेगा, लेकिन उस समय पश्चिम बंगाल में अवस्थित था। तो 2, 4, 1, 3 किसमें? ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुजला कडिफेशस। उत्तर वैदिक युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देवता सर्वोच्च बन गया? तो ये हो जाएगा प्रजापति। अन्य हड़प्पा स्थलों के विपरीत जो ऊपरी गढ़ और निचले शहर में विभाजित है, यह स्थल 3 भागों में विभाजित है, तो वो धौलावीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, और इसमें उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा किक्कट। यापनीय संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है और इनका संबंध दिगंबर संप्रदाय से ज्यादा था। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला सिक्का चलाया था? तो ये हो जाएगा आपको फर्रुख सियर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा 1908 में किसकी अध्यक्षता में प्रकाशित हुई थी या प्रारंभ हुआ था? अमीर अली। गांधी जी ने सेवा धर्म कहां स्थापित किए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका, मतलब सेवा को ही उन्होंने अपना धर्म बना लिया था। नेक्स्ट है किसने हाजिक उल मुल्क की उपाधि को त्याग किया था? तो हकीम अजमल खान। साइमन कमीशन का निम्नलिखित सदस्यों में से कौन उदारवादी पार्टी के थे? ये हो जाएगा सर जॉन साइमन। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार द्वारा किसे अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीट आवंटित नहीं की गई थी? तो ये बौद्ध को। जैसे आप देखिए मुस्लिम को कब आवंटित किया गया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत। फिर सिख को, तो सिख को किया गया था, सिख को 1919 के जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। फिर दलित जातियों को तो ये किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम। शासन अधिनियम, ठीक है। तो इस समय दलित को और महिला को और मजदूर तीनों के लिए रिप्रेजेंटेटिव का ऐलान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके लिए इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को बताया था? तो वी.एस. वाकनकर। दस्तार बंधन क्या था? तो दस्तार बंधन हो जाएगा, उलेमा को दस्तार बंधन कहा जाता था।
नेक्स्ट है 13वीं 14वीं शताब्दी के दौरान भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? तो यहाँ आप देखिए मक्का की खेती वो नहीं करते थे। गेहूं का देखिए हम प्रमाण, गेहूं, चावल और जौ तीनों का प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के दौरान से ही मिलता है। उसी समय हमें इसकी जानकारी हो गई हुई थी। नेक्स्ट, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये हो जाएगा होयसल। भारत में भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म किस काल में हुआ है? तो ये हो जाएगा 15वीं 16वीं शताब्दी। नेक्स्ट है पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है और इसमें बताया गया है कि राज्य सूची के विषय पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो वो आर्टिकल 253 के तहत उसे ऐसा संसद को ऐसा शक्ति दी गई है। फिर धन विधेयक से रिलेटेड कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। और इसका कौन से आर्टिकल से धन विधेयक की चर्चा की गई है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 110। कोई मंत्री राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए बिना कितने दिनों तक समय तक पद पर बना रह सकता है? तो ये हो जाएगा 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 98 और इसमें बोला गया है कि इसमें जैसे पहला बोला गया है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बेहतर स्थिति में, अधिकारों की रक्षा करने में बेहतर स्थिति में है और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। बिल्कुल इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आप आर्टिकल 32 के जा सकते हैं, परंतु आप देखिए विवाह, तलाक, ठीक है, संपत्ति विवाद, इन सभी चीजों को लेकर के भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत भी रीट जारी के लिए भी, जारी करवाने के लिए भी आप जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में लोगों के अधिकारों का बेहतर ढंग से जो है रक्षा कर सकती है। नेक्स्ट है 99, इसमें बोला गया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त किया था? तो वो 38वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कि संसद के पास नहीं है बल्कि राष्ट्रपति के पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये हो जाएगा पुडुचेरी। यहां पर स्वयं की विधानसभा है। सिक्किम को किस वर्ष उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया था? तो ये 2002 में इसको शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून की अवशिष्ट शक्तियों की गणना करता है? तो ये हो जाएगा 248। अर्धसंघीय किसके द्वारा बोला गया था भारतीय संघ को? तो केसी व्हीलर। भारत में क्यूरेटिव पिटीशन उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है? ये हो जाएगा आपको आर्टिकल 142। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति संविधान में, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 155 के तहत। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा आर्टिकल 1। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऐसे तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को वापस करना होता है और यदि वो कोई संशोधन उसमें अपना सुझाव देती है तो ये लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसे माने या ठुकरा दे। लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 2 मिनट हो जाइए ना, हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 110, इसमें एक संविधान अधिनियम को, एक संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। किस कंडीशन में? तो भाग 3 से भारत कानून के समक्ष समानता का अधिकार हटा देता है और इसे संविधान में कहीं भी रखता है।
इट मीन्स कह रहा है कि ये मौलिक अधिकार के तहत जो संशोधन वो किया जाता है, यदि संसद के द्वारा नकारात्मक संशोधन करेगी तो इसको असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, इसके तहत कि कोई भी राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषदों के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान है, तो वो हो जाएगा 169। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? यूएसए से। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था? तो 61। करनाल बंट निम्नलिखित अनाजों में पाया जाने वाला रोग है, तो ये मुख्य रूप से गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कार्य का आयामी सूत्र। कार्य का आयामी सूत्र हो जाएगा m1L2/T²। नेक्स्ट है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? तो ये अनंत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इनरिच्ड यूरेनियम क्या है? देखिए, जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 235 की जो मात्रा है 0.76% होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इनरिच्ड कर देते हैं, मतलब यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ा देते हैं आर्टिफिशियली रूप से। तो इसी को हम ऐसा जो फिर प्राप्त जो यूरेनियम होता है इनरिच्ड करने का, उसी को हम इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। फलों के रस के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया के उपयोग को क्यों बढ़ावा दे रही है? तो ये क्या करता है, नाइट्रिफिकेशन की जो दर है उसको घटा देता है, तो इसकी वजह से जो है यूरिया के घुलने की जो दर है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि एक तरह से यदि कोई जलीय तंत्र है और उसमें क्या होता है कि शैवाल की मात्रा या छोटे जीवों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से सबको फूड नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारे जो है उसमें उनकी जो है कहे कि मृत्यु हो जाती है, और वो लोग जो है फिर घुलने के बाद पानी में जलीय तंत्र में घुलने के बाद काफी मात्रा में CO2 उत्पन्न करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देते हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जलीय तंत्र को नष्ट करने लगता है, दूषित कर देता है। तो एक तरह से यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह नकारात्मक घटना होती है, इसी को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं, और इससे महासागरीय या जलीय तंत्र में अम्लीयता उत्पन्न होती है, और इसे महासागरीय अम्लीयता के रूप में भी जाना जाता है। महासागरीय अम्लीयता। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो पोषक तत्व तो इनरिच होती है, लेकिन इससे ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो इसमें दोनों जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भौतिक मात्रा की SI यूनिट जो है वो कूलम्ब है या जूल? तो ये हो जाएगा विद्युत क्षमता। विद्युत परिपथ में फ्यूज में क्या होगा? तो फ्यूज जो है उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक, ऑप्शन नंबर बी। 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर की जो तरंग दैर्ध्य वाला जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है वो किस में आएगा? तो वो शॉर्ट माइक्रोवेव में आएगा, शॉर्ट रेडियो वेव में आएगा। इसके जो रेंज होता है वो 1 मीटर से 10⁻³ मीटर के बीच में होता है। मतलब 0.1 सेंटीमीटर के बीच में होता है, 1 मीटर से 0.1 सेंटीमीटर के बीच में, तो ये हो जाएगा शॉर्ट रेडियो वेव्स। फिर है निम्नलिखित सामग्रियां लागू। सामग्रियां जो चुंबकीय क्षेत्र के समान दिशा में मजबूत चुंबकत्व उत्पन्न करती है, तो लौह चुंबकीय। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर को यदि हम किस प्रतिरोध को तोड़ा जा सकता है? तो इसको यदि आप देखेंगे तो इसको V=IR वाले फॉर्मूला पर यदि आप इसको लगाते हैं, और यहां पर देखिए जो V का वैल्यू है वो NVO है, ठीक है। तो आप यदि इसको उस पर रखेंगे, फॉर्मूला पर बैठाएंगे, तो इसका राइट जो ऑप्शन आएगा वो
n-1/g हो जाएगा। नेक्स्ट है CaSO4 हाफ H2O किसका नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला। नीचे दी गई सूची में कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील नहीं है? मतलब सबसे कम कहें तो वो सोना हो जाएगा। एस्टर यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए एस्टर क्या होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इधर कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोकार्बन लगेगा और उधर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोकार्बन यहाँ आकर के चिपक जाएगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर सबसे सटीक जो है वो ये बैठ रहा है। नेक्स्ट है नीचे दी गई सूची में से किस धातु में चमक की कमी है? ये हो जाएगा पारा। मनुष्य के मुंह में स्थित ग्रंथि का क्या नाम है? तो लार ग्रंथि। किडनी की मूलभूत इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मानव के मध्य मस्तिष्क कितने भागों से मिलकर के बना हुआ है? तो ये बना हुआ है 3 भागों से, ठीक है, कोलिकली, टेगमेंटम और सेरेब्रल पेडुंकल, ठीक है, ये 3 है हमारे जो मध्य मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट ब्रायोफिल्म पौधे में प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसमें कहेंगे वनस्पतिक प्रवर्धन। जैसे ये सभी क्या है, जितने भी नाम दिए गए हैं वो अलैंगिक, पौधों में जो अलैंगिक प्रजनन है उसके रूप है। तो इसमें वनस्पतिक प्रवर्धन में क्या होगा कि जैसे जो भी पौधे के पार्ट्स हैं, प्लांट्स के जो भी पार्ट्स हैं, उसी से नया प्लांट्स का जनरेशन हो जाएगा। विखंडन में हम क्या करते हैं कि इसमें प्लांट का जो है कोई भी पार्ट को हम काट करके इसको जनरेट कर सकते हैं। फिर उभरने के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हम गुलाब का जो होता है एक डाली काट करके हम नया गुलाब का पौधा का निर्माण कर सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं। उभरने के अंतर्गत क्या होगा कि उसी पौधे से ही क्या, जैसे खमीर में क्या होता है कि नया जो है उसमें उभार होता है, तो इसी को उभरना कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 जोड़ी। नेक्स्ट है स्वायत्त विकास और प्रजनन में सबसे सक्षम छोटा जीव कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। लाइकेन जो नंगी चट्टान पर भी पारिस्थितिकी उत्तराधिकार शुरू करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी संघ है? तो शैवाल और कवक का। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है और अमीनो एसिड नहीं बनाता है? तो यहां आप देख लीजिए साइटोसिन जो है उपस्थित नहीं होगा। 1 मिनट 39, सॉरी, टायरोसिन यहां नहीं होगा। यहां पर एक मिस है थाइमिन, ठीक है, जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन का रहेगा। फिर गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा देखिए 140। इसमें यदि आप समबाहु त्रिभुज का जो एरिया है उसको यदि आप यूज करेंगे फॉर्मूला, जैसे एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर, और एक होता है एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। दोनों फॉर्मूला को यदि आप यूज करके यहां पर वैल्यू निकालेंगे तो 0.08 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है अविनाश की मासिक वेतन। इस दोनों को यदि आप निकालेंगे, ठीक है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर राधा की बचत और अविनाश की बचत। तो राधा का बचत कितना है? 60,000 में से 26,000 कितना आ जाएगा? 36। और यहाँ देखिए 50 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 32। दोनों का आप देखेंगे तो कितना आएगा? 9:8, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह आप देखिए कि 142, इसमें 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 3 गुना वृद्धि कर दी है, तो इसकी परिधि में 2πr है, तो इसमें सीधे गुना हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यदि हम 3r यदि गुना कर दें पाई, ये क्या हो जाएगा? 6πr हो जाएगा, और यहाँ पर 2πr है। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3 टाइम्स ये वृद्धि को दिखाता है। इसी तरह 143, इसमें भी देखिए आप
इसमें y का धनात्मक वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 3। पासों को यदि आप दो पासों को एक बार फेंकने पर कुल 8 प्राप्त होने की प्रायिकता 5/36 हो जाएगा। जैसे 5 हमको कितना बार, 8 हमको कितना बार, कितनी चीजों को कितना बार ऐड करेंगे कि आ जाएगा। तो देखिए 2 और 6 को, ठीक है, 3 और 5 को, 4 और 4 को, ठीक है। इसी तरह से आप अपोजिट कर लीजिए, 5, 3 और 6, 2, तो 5/36। नेक्स्ट है 145, और इसका आप आंसर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट है हमारा 146 और इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है 147, और इसमें आप देखिए कि इसका राइट हो जाएगा 1735। उसी प्रकार 148 और इसका राइट हो जाएगा 1। इसमें भी देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जो आएगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूपीएससी का नया चेयरमैन 1 अगस्त से कौन बने हैं, तो प्रीति सूदन। इस प्रकार से हमारा जो 150 प्रश्न है का जो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।